नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 25 अप्रैल 2020 में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। स्वाभिमान अंचल किस प्रदेश का भाग है? ये उड़ीसा का भाग है, हमने डिस्कस किया था। कालेश्वरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर बन रही है? ये गोदावरी नदी पर बन रही है, जो तेलंगाना राज्य में, हमने डिस्कस किया था कल। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। किस देश ने 2020 में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का निर्धारण किया है? भारत ने किया है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब चलेंगे आज के हम प्रश्नों की तरफ, आज के समाचार पत्र की तरफ। समाचार पत्र में सबसे पहली खबर है, इंडिया रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ 1752 केसेज। 1752 केसेज के साथ आज तक की सबसे बड़ी बढ़त हुई है कोविड-19 रिपोर्टिंग में। अगली न्यूज है, इंडिया मस्ट बी सेल्फ रिलायंट सेज पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के संबोधन में, तो सबसे पहले हम जानेंगे पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन जो था 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। तो इसीलिए इस दिवस को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमको देखिए, जो कोविड है ये, इसने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप से निर्भर होना पड़ेगा। चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्र स्तर पर। ताकि हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो इस तरह की समस्याओं से लड़ने में हमारी कमियाँ उजागर होती रहेंगी। और इसके साथ ही इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो हम जानेंगे ये पोर्टल क्या है। तो इसका उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जो भी ग्रामीण सेवाएं हैं सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो जान सके कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं उससे उपलब्ध है, ताकि एक जगह तो ग्रामीण लोग अपनी जानकारी को इकट्ठा कर पाएँ। तो इसमें क्या होगा, तो जैसे जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, यानी जो भी ग्रामीण इलाकों में कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। और इसके साथ ई गवर्नेंस यानी इंटरनेट के माध्यम से इसका प्रशासन जांच हो सकती है, ये सब चीज़ हो सकता है। और स्वामित्व प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आता है। स्वामित्व प्रोग्राम क्या है कि जो भी घर हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबका घर रजिस्टर करना, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका था। तो कहने का मतलब ये ई ग्राम स्वराज है, ये एक सिंगल पोर्टल होगा जो ग्रामीण इलाकों के सारे कार्यक्रमों को एक ऑनलाइन इंटरनेट व्यवस्था पर रख देगा, ताकि ग्रामीण लोग उसको एक्सेस कर सकें। अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश टू ब्रिंग बैक माइग्रेंट वर्कर्स इन फेजेस। जो भी माइग्रेंट वर्कर यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश के कार्य करने वाले श्रमिक दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको वो फेजेज में लाएंगे, ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, आईआईटी रिसर्चर्स डेवलप टूल टू प्रेडिक्ट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो आईआईटी दिल्ली ने एक यंत्र डिस्कवर किया है, बनाया है, जो प्रेडिक्ट करेगा, यानी कि अगले 15 दिनों में कि लगभग कितने केसेस पहुंचेंगे, क्या स्थिति रहेगी कोविड में उसके अगले 15 दिनों में। तो ताकि इससे क्या रहेगा कि हमें पहले से जानकारी पता चल जाएगी, तो हम तैयारी कर सकेंगे। अगली न्यूज़ है, व्हाइट टाइगर्स डाइज इन दिल्ली जू। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक व्हाइट टाइगर, सफ़ेद टाइगर की मृत्यु हुई। तो देखिए, टाइगर की मृत्यु होना क्यों इसलिए इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन कहीं टाइगरों में तो नहीं फैल रहा है। जैसा कि हमने न्यूज़ देखा था लगभग पिछले हफ्ते, तो वहाँ पे ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर था अमेरिका में, वहाँ पर एक टाइगर की मृत्यु हुई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो इसलिए इसका भी सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है और हम देखेंगे आगे क्या होता है। आगे जो भी आएगी हम डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ है, इंक्रीज फ्रेश एयर लिमिट यूज़ ऑफ सेंट्रल एसी सिस्टम। तो जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, यानी कि ये डिपार्टमेंट होता है जो ज़्यादातर मंत्रालयों की बिल्डिंगों को जो है ये मैनेज करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंगों को मैनेज करता है। तो इसने गाइडलाइन जारी की है कि जो अब फ्रेश एयर का इंक्रीज करो, यानी कि जैसे जो पर्यावरणीय हवा है, हमारी पर्यावरण की शुद्ध हवा है, उसका प्रयोग ज़्यादा करिए, एसी का प्रयोग कम करना है। क्योंकि हो सकता है एसी के माध्यम से, मान लीजिए एसी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उसके माध्यम से भी फैल सकता है, तो इसलिए हमको बचाने की ज़रूरत है। अगली न्यूज, आफ्टर लॉकडाउन आईजीआईए टू डिप्लॉय क्रूज मैनेजर। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात की जा रही है। तो हम इससे थोड़ा हट के करंट की खबर को जानेंगे कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वो ये भी निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं थी। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है आपकी, ट्राइबल पीपल ब्रिंग वाटर टू दियर टू विलेजेस। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 2 दिन डिस्कस कर चुके हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ये बहुत पिछड़ा इलाका है, क्योंकि ये बाली मेला रिजर्वायर, बाली मेला जो झील है उसकी वजह से मुख्य भाग से कट चुका है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पर एक समस्या और है, पानी की भी समस्या। तो इन्होंने क्या है, अपने ट्राइबल लोगों ने अपने आप से इसका उपाय निकाला है। इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो ऊपर से नदियाँ पहाड़ पर आती थी, वहाँ पर ही उन्होंने एक टैंक बना दी है कंक्रीट की, और उसके पाइप के माध्यम से अपने पैसे से यहाँ पर पानी ले आए हैं। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है।
स्वाभिमान अंचल हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही। तो एनोनिमाइज डाटा बिफोर हैंडओवर, हाई कोर्ट टेल्स केरला गवर्नमेंट। तो जो स्प्रिंकलर डील लगभग 2 दिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। तो स्प्रिंकलर डील क्या थी? स्प्रिंकलर एक यूएसए की एजेंसी है जिसको केरला गवर्नमेंट ने हायर किया था कि कोविड इन्फेक्शन जो भी पेशेंट हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। तो उसमें क्या कहते हैं इन्होंने कि उन जो भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे या फिर जिनको क्वारंटीन किया गया था उनका नाम, उनका मेडिकल डाटा, ये सब चीज़ दिया गया था ताकि अच्छे से मॉनिटर कर सके। तो इसमें केस कर दिया गया विपक्षी पार्टियों और कुछ अन्य लोगों द्वारा कि ये हमारे डाटा प्राइवेसी का उल्लंघन है, यानी तो ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। ये जैसे ये कंपनियां डाटा को बेच देंगी, इसका भौतिक उपयोग करेंगे, कॉमर्शलाइज करेंगे इसको। तो ये चीज़ था। तो केरला का हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, इसमें बोला है स्प्रिंकलर को उन्होंने चेतावनी दी है कि आप इस डाटा को सुरक्षित रखेंगे और किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, ये चीज़ उन्होंने कहा है। और उसके बाद कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जब डाटा देना चाहिए था उसको एनोनिमाइज कर देना चाहिए था, यानी कि उसको ताकि किसी को चिन्हित न किया जा सके, यानी कि उसको गैर नामित कर दिया जा सके, ताकि डाटा का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को टारगेट ना कर सके कंपनियाँ। अगली न्यूज है पीएम्स हेल्प सॉट टू ब्रिंग बॉडीज़ फ्रॉम जीसीसी नेशंस। तो जो भी जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स हैं वहाँ से जो भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो भी लोगों की मृत्यु हुई है भारतीय लोगों की, तो पीएम ने हेल्प मांगी है जीसीसी नेशन से कि हमारी जो डेड बॉडीज हैं आप हमें वापस कर दीजिए। तो जीसीसी के बारे में जानेंगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी देश जो होते हैं उन्होंने एक सहयोग संगठन बनाया है। इसमें मुख्यतः सुन्नी धर्म, इस्लाम के सुन्नी धर्म के फॉलोअर देश हैं, उन्होंने 6 देश जो है यहाँ मिलकर एक संगठन बनाया है। आपको ध्यान देने का होता है इसमें ईरान नहीं है, क्योंकि ईरान शिया देश है। ये प्रश्न पूछा भी जा सका है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, सऊदी अरब के रियाद शहर में। अगला है कैपिटल शिफ्ट, हाईकोर्ट डायरेक्ट्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू फाइल एफिडेविट। तो कैपिटल शिफ्ट, हमने कैपिटल शिफ्ट संबंधित एक जानकारी पहले भी डिस्कस की थी। तो उसमें प्रश्न पूछा गया तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 3 कैपिटल फार्मूले को अपनाने जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वहीं पर अपनी कैपिटल शिफ्ट करने जा रहा है, जबकि अभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बॉडी में, मतलब जो विधान परिषद है वो विचाराधीन है इस मुद्दे पर। चूँकि विधानसभा ने इस पर बिल पास कर दिया है, लेकिन विधान परिषद विचाराधीन है, तो इसलिए अभी ये पूर्णतया कानून नहीं बना था, उसके पहले ही शिफ्ट करने लगे। तो हाई कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने की बात की है। तो ध्यान आपको देना है कि कौन सा राज्य है जो 3 कैपिटल फार्मूले को फॉलो करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। अगली न्यूज है नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले बात जानेंगे हम। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। राजकोषीय मतलब राजकोष मतलब राजा का कोष, यानी हमारे जो लोकतंत्र में तो कोई राजा होता नहीं है, लेकिन राजकोषीय का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे देश का जो कोष है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारा देश यानी जो केंद्रीय सरकार जितना उसकी इनकम है और जितना उसका एक्सपेंडिचर यानी कितनी आय है और कितनी व्यय है। तो यानी जितना हमारे सरकार ने कमाई की है और कितना उसने खर्च किया है। तो यदि कमाई से ज़्यादा खर्च हुआ है तो यानी घाटे में है। तो जो सरकारों का आय से ज़्यादा खर्च होता है, तो जो ये घाटा है इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखिए इसका ही एक सब पार्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि आप यूँ समझ लीजिए कि कितना उसने कर के रूप में ग्रहण किया और कितना उसने सैलरीज और ये सब चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट होता है। देखिए क्या न्यूज़ क्या है, नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो अभी क्या है, फाइनेंस चूँकि सरकारें जो थी वो पॉपुलिस्टिक एजेंडे पे चलती हैं, लोक लुभावन नीतियों पर चलती हैं, तो वो अंधाधुंध खर्चा करती हैं। लेकिन लोन तो सरकार को लोन लेके खर्च करना पड़ता है, जो कि बाद में समस्या हो सकता है। और हमने देखा तो 1991 में कैसे आर्थिक समस्या आई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। तो ऐसी समस्या कभी फिर ना आए, तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट कमेटी, FRBM एक्ट लागू किया था 2003 में। तो उसके अंतर्गत टारगेट रखा गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 कर दिया जाए और फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ था हमारा टारगेट, यानी कि जो भी कुल GDP है देश की उससे ज़्यादा 3% से ज़्यादा ना हो, ये चीज़ था। और लेकिन कुछ विशेष मामलों में अपवाद रखा गया था कि यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ विशेष अपवाद रख सकती है, यानी कि भाई जैसे जाहिर सी बात है कोविड-19 है, हमारे पास पैसों की हमको सख्त ज़रूरत है, पैसे नहीं रहेंगे तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए हमें एक्सेस
फंडिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, और इनकम आपको भी पता है सरकार की इनकम इस समय नील है। तो जब इस केस में घाटा बढ़ेगा ही, तो ऐसे कुछ अपवादों के लिए विशेष प्रावधान भी उसमें किया गया था। तो खबर यही है। तो इसमें बताया जा रहा है जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन है, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है NK सिंह, ये बता रहे हैं कि अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट को, यानी जो हमारा टारगेट हर सरकार रखती है, हम इतना फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, और 3% तक ले जाना उनका उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसको घटाया जाए। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये एक नियम के तहत एक विधि से कानूनी नियम है, ये लॉ पास किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और राज्य सरकारें भी ऐसा ही नियम पास करती है अपने फिजिकल टारगेट को करने के लिए। अगली खबर आपकी है प्ली टू आइसोलेट हाई रिस्क गैस लीक सर्वाइवर्स। न्यूज ये है, देखिए 1900, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलेंगे। 1984 की घटना है। भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये एक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवा बनाती थी। उसमें एक गैस की लीक होने की वजह से, उस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनेट। तो मेथिल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने की वजह से 1984 में भोपाल में एक त्रासदी आ गई। उसमें लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई, और अभी तक उससे प्रभावित लगभग 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं। तो देखिए कोविड में क्या कहा गया है कि जो लोग की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है, यानी कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, जो किसी बीमारी से ग्रसित है, उनके मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए न्यूज़ है कि उन जो भी पेशेंट हैं, जो भी मेथिल आइसोसाइनेट से इन्फेक्टेड थे, यानी भोपाल गैस त्रासदी में जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट थे, जो भी लोग उससे प्रभावित हुए हैं, लगभग 5-6.5 लाख, उनको आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो संक्रमण से बचाया जा सके, अन्यथा उनके बचाने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। ये चीज़ था। अगली न्यूज़ है आपकी फूड ग्रेन स्टॉक्स विल लास्ट नेक्स्ट मार्च सेज FCI चीफ। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये कह रहे हैं अगले मार्च तक के लिए हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो जो भी हमारी MSP डिक्लेयर की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट होता है, खरीदारी करती है, उसके लिए एजेंसी, ये नॉमिनेटेड एजेंसी यही खरीदारी करती है किसानों से धान गेहूँ मुख्यतः। सीरम इंस्टीट्यूट आइज कोविड-19 वैक्सीन बाय अक्टूबर। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ये इंस्टीट्यूशन है, ये इसके जो है CEO हैं आधार पूनावाला। तो इन्होंने बताया है कि हम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और हम अक्टूबर तक लगभग वैक्सीन बना लेंगे। और इन्होंने धन्यवाद भी कहा है, जैसे चूँकि हमारे यहाँ वैक्सीन का ट्रायल बहुत जो है कठोर नियम मापदंड है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए इनको काफ़ी छूट भी दी गई, तो इसलिए काफ़ी जल्दी वैक्सीन बन जाएगी। अक्टूबर तक वैक्सीन बनाने की उन्होंने संभावना की है। अगली खबर है डिसीजन ऑन पुरी रथ यात्रा ओनली आफ्टर May 3। तो पूरी रथ यात्रा होगी कि नहीं होगी। पूरी रथ यात्रा एक त्यौहार है, उड़ीसा में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा, 3 मई के बाद इस पर निर्णय दिया जाएगा। हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। पुरी क्या है, जगन्नाथपुरी टेम्पल पे जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल का एक त्यौहार है। इसमें क्या होता है, देखिए 3 हिंदू देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और बलभद्र और सुभद्रा बलभद्र इनके भाई, सुभद्रा इनकी बहन जो है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मानी जाती हैं। तो क्या होता है, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ हिंदू कैलेंडर का एक माह होता है जो लगभग रेनी सीजन का आप कह सकते हैं। तो बरसात के समय में, आषाढ़ के समय में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 देवताओं के रथ निकलते हैं। उनका उद्देश्य कहा जाता है कि ये मतलब इस समय अपने बर्थ प्लेस को विजिट करने का इनका इरादा होता है, इसलिए बड़े शानदार चैरिट रथ बनाए जाते हैं और इन पर इनकी मूर्तियों को लगाकर उस रथ को जो है यात्रा निकाली जाती है। 3 चीज़ था। तो आपको जानना है पूरी रथ यात्रा किससे संबंधित है। जगन्नाथपुरी टेम्पल का एक त्यौहार है, और ये मुख्यतः विष्णु भगवान के अवतार जगन्नाथ के जो है संबंधित है। अगली न्यूज़ आपकी वाइल्ड लाइफ बोर्ड नॉट फॉर माइनिंग इन असम एलिफेंट रिजर्व। तो असम एलिफेंट रिजर्व जो है उसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने को माइनिंग के लिए जो है यानी खदान जो खनन के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब हमको जानना है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या होता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है कि जो भी आपके केंद्रीय कार्य हैं उस पर रिव्यू करने के लिए, जो भी वन्य जीव जंतु से संबंधित मामले हैं उनको देखरेख करने के लिए बनाया गया था। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कोई भी मामला जो वन्य जीव से संरक्षित रहे, या कोई भी प्रोजेक्ट है जो वन्य जीव अभ्यारण्यों में चल रहा है, नेशनल पार्क में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है,
कोई निर्माण गतिविधियों नहीं, तो उनको अप्रूवल इससे लेना पड़ता है। इसमें देखिए 47 सदस्य होते हैं और इसके जो मुखिया होते हैं, चेयरमैन होते हैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत बॉडी है। इसके चेयरमैन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो इन्होंने अब अप्रूवल दिया है कि यहाँ पे खनन कार्य जारी किया जा सकता है। अगली न्यूज है फार्मर्स अर्ज्ड नॉट टू बर्न व्हीट एक्स्ट्रा। जो गेहूँ कटाई हो रही है, देखिए कटाई के बाद जो बाकी का वो पेड़ बचेगा, गेहूँ को जो है अन्न तो निकाल ले जाएंगे, पेड़ जो बचेगा, तो जो किसान होते थे मुख्यतः वो जल्दबाजी के चक्कर में कि हमारा खेत जल्दी खाली हो जाए तो उस पराली को जला देते थे, जिससे वायु प्रदूषण होता था। तो इस बार फार्मर्स ने, किसानों ने स्वयं ही अपने आप से किया है कि हम लोग इस बार नहीं जलाएंगे। तो चीज़ ध्यान देने की बात कही है। तो इसमें एक चित्र आप जो देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है कि एक हाथी है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो कहाँ पे है? तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में जन्म दिया है। आपको जानने की आवश्यकता है तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ जो है टाइगर रिजर्व को दे दिया जाएगा और किसी स्टेट में पाया जाता है, आपको मैच करने के लिए कहा जा सकता है। अब आपको थोड़ा देखना है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, जो हमारे टाइगर्स की जो घटती जनसंख्या थी इनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक्सटिंक्ट ना हो सके, गायब ना हो जाए ये धरती से, इसलिए इनकी रक्षा के लिए 1973 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। वर्तमान में हमारे देश ने पर्यावरण मंत्रालय ने 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की है और इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट, यानी जो टाइगर की कंट्रोल मैनेजमेंट होता है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी के द्वारा होता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, यानी कि जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने की जरूरत है, हम डाउट में ना हो। देखिए हमने अभी बात की थी वन्य जीव बोर्ड के, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी है उसके पर्यावरण मंत्री। तो हम कैसे याद करेंगे? देखिए वन्य जीव में सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि इसमें पेड़ पौधे, बाघ, चीता, शेर, भेड़, बकरी, जितने भी वन्य जीव हैं सारी चीज़ें आती हैं। तो यानी कि वो बड़े स्तर की बॉडी है। तो जो बड़े स्तर की बॉडी है उसका चेयरमैन भी तो बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम इस तरह याद रखेंगे, जो वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बोर्ड है चेयरमैन है वो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इसको आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगली न्यूज़ है IIT दिल्ली कोरोना वायरस डिटेक्शन एसे गेट ICMR अप्रूवल। तो IIT दिल्ली ने एक कोरोना वायरस टेस्ट के लिए एक किट बनाई है, तो उसको ICMR ने अप्रूवल दे दिया। तो ये पहली रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जिसने इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसने कोरोना वायरस के लिए किट के लिए अप्रूवल पाया है, ये चीज़ है। अगली न्यूज़ देखिए आपकी, इसमें वैश्विक खबरों से संबंधित जाएंगे हम। तो इसमें एक रानिल विक्रमसिंघे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, उनका एक इंटरव्यू है। तो उन्होंने अपील की है कि इस समस्या को निपटने के लिए दक्षिण एशिया में भारत को महत्वपूर्ण रोल अदा करने चाहिए। जैसे इन्होंने बात किया है कि भारत ने देखिए वर्चुअल मीटिंग भी, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग बुलाई थी, बैठक बुलाई थी सार्क की। तो हमको जानने की आवश्यकता है सार्क क्या है। सार्क आपका है देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। तो इसकी जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं, तो दक्षिण एशियाई देश इसमें कौन से हैं हमने डिस्कस किया था पहले भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश जो है मिलके आपस में सहयोग करें और एक दूसरे की बेहतरी के लिए कार्य करें। तो सार्क था, इसका उद्देश्य जो है हम समझ रहे हैं कि रीजनल कोऑपरेशन या क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। तो इन्होंने कहा कि भारत को एक मजबूत रोल प्ले करने की आवश्यकता है। जैसे देखिए एक चीज़ और आपको जानने की आवश्यकता है कि जो भी सार्क की बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक हुई थी, उसमें एक फंड भी स्थापना की गई थी। इसको जो है मोदी जी ने इसका प्रपोजल रखा था, तो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। तो ये चीज़ इन्होंने बात की है। जैसे और भी उन्होंने कहा है कि इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी जैसे समस्या में होगी, तो उसको उबारने के लिए हमें जैसे टूरिज्म सेक्टर है इसको और प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर मनी इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। हेलीकॉप्टर मनी के लिए हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। तो मुख्यतः आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे अर्थव्यवस्था इस समय समस्या में है, तो इस समय मुख्यतः हमें लोन की आवश्यकता है। जो भी हमारे बिजनेसेस हैं उनको पैसे की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है कि
एक समझ लीजिए कि ये फ्यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा मनी जो है उसमें इकोनॉमी में। तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से। तो उन्होंने बताया है कि जैसे इस समय आवश्यकता है हम लोग एक दूसरे के मिल के साथ काम करें, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ उन्होंने बताया है। अगली न्यूज़ है अप्रोर आफ्टर ट्रंप सजेस्ट इंजेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एज क्योर। देखिए ट्रंप जी जो है इन्होंने एक नया सुझाव दिया है, अपना व्यक्तिगत सुझाव, कि जो डेटॉल और लाइजोल होता है ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इनको हम सीधे इंजेक्शन थ्रू बॉडी में कर दें। तो तुरंत ही इन कंपनियों ने जो है सूचना जारी की कि नहीं भाई आप ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा, ये केवल सुपरफिशियल ट्रीटमेंट के लिए है, ना कि ये अंदर जाके बॉडी में करेगा, ये नुकसानदायक हो सकता है। अगली न्यूज़ है ईरान मिसाइल लॉन्च इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न यूके। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने कहा है कि जो ईरान ने मिसाइल लॉन्च की ये बहुत समस्या की बात है। हमने डिस्कस किया था ईरान ने पहली अपनी अंतरिक्ष मिसाइल लॉन्च कर दी, अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च की अभी हाल ही में। अगली न्यूज़ आपकी देखिए तालिबान संबंधित है। हमने अफगानिस्तान मुद्दा भी डिस्कस किया था, पूरा उसके इतिहास में कैसे रूस ने आक्रमण किया था, फिर उसके बाद कैसे तालिबान पे सत्ता हस्तांतरण हुआ था, फिर कैसे अमेरिका में अटैक हुआ, उसके बाद फिर अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, लोकतंत्रात्मक सरकार बनी थी, फिर अब शांति समझौता चल रहा है, संभावनाएं बन रही तालिबान सरकार भी हो सकता स्थापित हो। तो तालिबान के जो एक चीफ स्पोक पर्सन है वो देखिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया है कि हम अब की बार सरकार में आते हैं तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करेंगे और उसके बाद हम किसी भी दूसरी आतंकी संगठन को अपनी ज़मीन से काम करने नहीं देंगे, और जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम सौहार्दपूर्ण रिश्ते बना के रखेंगे, और यहाँ तक कि भारत से भी हम अच्छे संबंध बना के रखेंगे। और इन्होंने कहा है कि हम जो महिलाओं को अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, समान अधिकार देंगे। क्योंकि देखिए जो पहले 1996 से 2001 में सरकार थी तालिबान की, इससे पहले भी रूल कर चुकी है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, उसमें महिलाओं को बहुत कम अधिकार, शून्य अधिकार दिए गए थे, काफ़ी शोषण हो रहा था। तो ये चीज़ बात की गई है। देखिए अगली अर्थशास्त्र से संबंधित खबर है ₹1 लाख करोड़ फंड टू रिपे एमएसएमई ड्यूज। गडकरी, नितिन गडकरी जो एमएसएमई मिनिस्टर उन्होंने कहा है, चूँकि देखिए हमारी जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमई क्या होती है, मध्यम लघु उद्योग। तो जो मध्यम लघु उद्योग हैं ये भी बहुत समस्या में है, क्योंकि ये जो छोटे मात्रा में होते हैं और थोड़ा सा भी इनका अगर पेमेंट की कमी होती है इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इनके जो सबसे बड़े बिजनेस इनके होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को काफ़ी माल बेचते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज काफ़ी लेट में पेमेंट देती हैं, तो वो इनकी बड़ी समस्या का कारण है। तो नितिन गडकरी जी हैं जो मंत्री जी हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए लगभग हम एमएसएमईज को जो भी हमारा उधार बचा हुआ है उनको देंगे, जिससे अर्थ जगत में बढ़ोतरी हो सके। तो ये न्यूज़ थी आज की। हम आज चलेंगे इसी संबंधित प्रश्नों की तरफ। प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार हैं, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो गैस का नाम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ये आपको ये गैस है ना, तो किस गैस का रिसाव हुआ था। सोडियम हाइपोक्लोराइट, मेथिल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड या ओजोन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, सेवानिवृत्त एनजीटी के अध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई भी। अगला प्रश्न है ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है। ग्राम प्रधानों को इंटरनेट प्रयोग करने पर बल देना, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्यों को एक पोर्टल पर समाहित करना, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताना है कब। 1950 में, 1973 में, 2000 में या 2013 में। ये थे हमारे प्रश्न। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद यदि आपको किसी अन्य मुद्दे पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर दें, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।